सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागत है आप सबका शैडो ऑफ 720 के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि क्या आप दोनों अलग अलग रैम ब्रांड को जो है पेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मुझे दोनों रैम जो है वो डुअल चैनल में चलाना है। क्या डिफरेंस होता है बेसिकली किट रैम एंड सेम स्पेक्स के दो अलग अलग रैम मॉड्यूल के अंदर। तो गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर तुमको पीस लेट कंटेंट में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट रैम स्टिक रैम मॉडल जब आप खरीदते हो तो उनके बीच में जो डिफरेंस आपको देखना होता है कि रैम का जो रेटेड वोल्टेज होता है जो कि इजीली आपको पैकेट के पीछे मिल जाता है या फिर कम्युनिटी टैब से भी आप पता कर सकते हो। अमेजोन के जो कम्युनिटी सर्च बार होता है कि इसका रेटेड वोल्टेज कितना है, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप दोनों अलग अलग रैम मॉड्यूल खरीदे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों के रेटेड वोल्टेज जो है बिल्कुल सेम हो। नॉर्मली जो DDR4 रैम होता है इनके रेटेड वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है। कोई आपको बोल रहा है कि चलो भाई इसका रेटेड वोल्टेज 1.35 वोल्ट है, तो आप उसके बाद में मत जाओ। कंपनी के जो एक्चुअल वेबसाइट होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उनसे आप पता करो कि इन दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है या फिर कहीं कहीं वेबसाइट पे उसका रेटेड वोल्टेज दे भी रखे होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है अगर आप दोनों रैम को पेयर करने जा रहे हो। अगर रेटेड वोल्टेज डिफरेंट होगा तो हो सकता है इन फ्यूचर आपका सिस्टम जो वो क्रैश कर जाए, आपको फिर से ब्लू स्क्रीन दिखे विंडोज़ में, फिर से उसको रिस्टार्ट करना पड़े। तो ये पहला ऑप्शन है जो आपको देखना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लेटेंसी नंबर। अब लेटेंसी रैम के अंदर तरीके की मतलब बहुत तरीके का होता है, सबको ऐसे तो मतलब बारीकी से चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो 4 लेटेंसी नंबर होता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना डाला था बहुत दिन पहले, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक होगा, कहीं से भी आप देख लो, बस देख लो भाई। तो उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि मेजॉरिटी 4 टाइप की लेटेंसीज होता है एंड ये जो लेटेंसी नंबर है ये आपको बारीकी से देखना है, मतलब उतना बारीकी से नहीं देखना है जितना वोल्टेज को देखना है, क्योंकि ये सेकंड प्रायोरिटी में आता है। आपको ये चीज देखना होता है कि जो रैम आपके पास है उसके साथ जो नया रैम आप खरीदने जा रहे हो उसका लेटेंसी का नंबर बहुत ज्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन दोनों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक रैम स्टिक आपके पास है जिसके अंदर लेटेंसी है 16, 18, 18, 37 एंड नया जो रैम स्टिक आप खरीदने जा रहे हो उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि उसका लेटेंसी जो है वो 16, 20, 20, 38। तो इसके अंदर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला बार जो बीच वाला जो लेटेंसी नंबर उसके अंदर सिर्फ 2 साइकिल का डिफरेंस है एंड लास्ट के अंदर सिर्फ 1 साइकिल का डिफरेंस है। तो इतना तक आप जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है लेटेंसी के अंदर तो आप उसको ना ही खरीदो तो बेहतर है। आप कोशिश करो कि एक ऐसा ब्रांड ढूंढने का या फिर एक ऐसा रैम स्टिक ढूंढने का जिसका रेटेड वोल्टेज सेम हो एंड लेटेंसी भी सेम हो। उससे भी अच्छा है अगर आपको सेम रैम मॉड्यूल मिल जा रहा है, मतलब जो रैम आपके पास है वही सेम ब्रांड का वही सेम मॉडल आपको मिल रहा है, तो आप वो वाला ले सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, मतलब एकदम बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है अगर आपके पास एक पुराना रैम है जिसका मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर अभी बंद हो चुका है, वो वाला मॉडल अब तैयार ही नहीं करता जो कंपनी से आप लिए हो, तो आपको उन सिचुएशन में मजबूरन एक ऑड ब्रांड का या फिर डिफरेंट ब्रांड का एक रैम खरीदना पड़ा है। तो उन सिचुएशन में आप ये दो प्रायोरिटीज को देख सकते हो, रेटेड वोल्टेज एंड लेटेंसी नंबर। तो इनसे अगर आप ये दोनों चीज देख के खरीदते हो तो 99.99 सिचुएशन में वो डुअल चैनल पे काम कर जाता है, वो काम कर ही जाता है, मतलब फेलियर बहुत कम ही होता है। एंड अगर फेलियर होता है रैम मॉड्यूल का, चाहे दोनों रैम मॉड्यूल के अंदर कि वो सिंक नहीं हो पा रहा है, डुअल चैनल पे काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप तुरंत पता नहीं कर पाओगे। आपको अच्छा खासा रैम के ऊपर लोड डालना पड़ेगा, गेमिंग करना पड़ेगा, वीडियो एडिट करना पड़ेगा। उन्हीं सिचुएशन में जब रैम के ऊपर बहुत ज्यादा रीड राइट का लोड होगा तभी तुम एक्चुअली रैम के जो कंपेटिबिलिटी इशूज है वो आपके सामने आएगा, मतलब आपको ब्लू स्क्रीन दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। तो वो चीज़ डिपेंड करता है। आप ऐसे नॉर्मल रैम टेस्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर है जो जिससे आप रैम को टेस्ट कर सकते हो, रैम कितना अच्छे से काम कर रहा है, दोनों रैम डुअल चैनल में कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ना ही जाओ तो अच्छा है। अभी तक तो मुझे कोई अच्छा खासा सॉफ्टवेयर नहीं मिला है, तो डेफिनेटली आप एक काम कर सकते हो, अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो एडिट कर सकते हो, साथ में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब पूरा लोड पे रख सकते हो रैम को, 50% से ज़्यादा लोड पे आप रखो एंड उसके साथ 1-1.5 घंटा काम करो। अगर क्रैश नहीं होता है विंडोज तो डेफिनेटली वो परफेक्टली काम करेगी। यहाँ पे गाइस एक चीज मुझे जरूर से बोलना चाहिए, अगर आप दो रैम को पेयर कर रहे हो तो उसमें उन दोनों रैम्स के अंदर जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा दोनों ही रैम उसी कम फ्रीक्वेंसी वाले रैम के फ्रीक्वेंसी पे जो है काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज अभी के डेट में मॉडर्न डेज में जो चीज होता है कि हो सकता है आज के डेट में तो कोई भी भाई 256-266 वाले रैम खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसको ओवरक्लॉक करके चलाते हैं 3000 मेगाहर्ट्ज पे। तो नया रैम तुम खरीदोगे डेफिनेटली 3000 मेगाहर्ट्ज के नीचे तो नहीं खरीदोगे, ऐसा ही रैम खरीदोगे जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज पे चल सकता है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है कि वो 3000 तक ओवरक्लॉक हो सकता है फिर उससे ज़्यादा। तो उन सिचुएशन में जो आपका पुराना वाला सेटिंग्स होगा, आपके एग्जिस्टिंग रैम जिस फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहा होगा
उसी फ्रीक्वेंसी पे जो नया वाला रैम है, मतलब अब से दोनों रैम उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा जब आप उसको लगाओगे अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो पुराने रैम के सेटिंग्स होते हैं वो बायोस में जो सीमॉस होता है उसके अंदर सेव रहता है, अगर तुम उसको ऑलरेडी ओवरक्लॉक करके रखे। तो नया वाला रैम जब तुम सिस्टम के अंदर लगाओगे एंड बायोस में जाओगे, तुम देख पाओगे कि दोनों ही रैम जो है वो ऑलरेडी ओवरक्लॉक्ड हो चुका है, ठीक है। एंड लेटेंसीज जो है वो भी पुराने वाले लेटेंसीज जो तुमने सेट करके रखे थे वही लेटेंसीज तुमको इसी नया रैम पे भी मिल रहा है। डजंट डिपेंड कि नया वाला रैम का लेटेंसी थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि बायोस ऑटोमेटिकली उसको डुअल चैनल में ले लेता है अगर वो सपोर्ट करता है, एंड जो पुराने वाले रैम जिस सेटिंग्स पे रन कर रहा है वही सेटिंग्स पे ये नए वाले रैम जो है काम करेंगे। एंड कंपेटेबिलिटी इशूज़ के बारे में मैंने बोल दिया कि आपको स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए पूरी तरीके से। अबाउट 50-60 मतलब 60 to 70% रैम यूसेज वाले कोई प्रोग्राम आपको रन करना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका रैम यूसेज आपका जो रैम है वो कंपेटेबल है कि नहीं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई मेरे पास मैं दो अलग अलग साइज के रैम खरीद रहा हूँ, तो क्या उन सिचुएशन में मुझे डुअल चैनल पे काम करने को मिलेगा? तो यहाँ पे जितना मुझे पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है आपके पास एक 4GB एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है और नया वाला 8GB आप खरीद के लाए हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर से जो कम साइज वाला रैम होगा उसी के ऊपर डुअल चैनल काम करेगा। मतलब यहाँ पे आपका पुराना वाला 4GB नए वाले 8GB के अंदर से सिर्फ 4GB को लेकर एक नया 8GB का डुअल चैनल मॉड्यूल क्रिएट करेगा तुम्हारा सिस्टम, एंड जो एक्स्ट्रा 4GB बच जाएगा तुम्हारे 8GB मॉड्यूल से, वो 4GB जो है वो सिंगल चैनल में काम करेगा। तो इस तरीके से तुम डुअल चैनल में इन अ पार्ट काम कर सकते हो, बट फिर भी तुमको उसमें परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो 4GB है, 4GB का मॉड्यूल नहीं मिल रहा, मुझे अभी 8GB का ज़रूरत है, तो क्या मैं खरीदूँ या फिर इस 4GB को फेंक दूँ या फिर नया मॉड्यूल खरीद के लाऊं? तो बिल्कुल नहीं भाई, कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है भाई। तुम यही कि तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग 4GB है उसके साथ ही तुम 8GB को पेयर करो, इससे तुमको डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जो रैम तुम्हारे पास है वो अगर बहुत पुराना नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी मतलब वो अगर ओवरक्लॉक बहुत कम हो सकता है, वो उसका रेटेड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो उन्हीं सिचुएशन में आप नए वाले पूरा एकदम से पूरा सेट खरीदो, नया मतलब 2 रैम स्टिक खरीदो। अदरवाइज अगर आपके पास जो रैम है वो अच्छा खासा ओवरक्लॉक करके रखे हो, नॉर्मली अच्छा ही काम कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको फेंक देने की। अब गाइस थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। मैं जैसा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पहला जो रैम था वो था G-Skill की तरफ से रिपजॉ, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज पे रन कर रहा था, मैंने ओवरक्लॉक करके रखा था। एंड अमेजॉन सेल्स के दौरान मुझे जो रैम मिला है वो भाई है एडाटा की तरफ से, XPG एडाटा की तरफ से तुम्हारा गैमिक्स D30। अब ये जब मैंने सिस्टम पे नया वाला रैम को लगाया तो वो दोनों रैम मिलकर डुअल चैनल पे काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जैसा कि मैंने बोल दिया बायोस वो ऑटोमेटिकली डुअल चैनल में एक्सेप्ट कर लेता है अगर एक्सेप्टेबल होता है तो। एंड साथ ही में जो नया रैम का जो फ्रीक्वेंसी था वो भी पिछले वाले रैम के जो फ्रीक्वेंसी था उसी फ्रीक्वेंसी पे जो नया वाला रैम था वो यूज़ हो रहा था। एंड तो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। 9 से 10GB तक रैम मेरा यूज़ होता है PUBG PC या फिर Battlefield 5 जैसे गेम्स के अंदर, जो कि हाईली डिमांडिंग गेम है बेसिकली। परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत होगा भी नहीं। एंड हो सकता है इन फ्यूचर आफ्टर 1 to 2 months आपको एक आध बार जो है ब्लू स्क्रीन देखने को मिल सकता है, बट उसका भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आगे जो बात करने वाला हूँ किट रैम के ऊपर, कि किट रैम के साथ आपको क्यों जाना चाहिए, एक अलग अलग सिंगल स्टिक्स के साथ आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं किट रैम के ऊपर। तो बेसिकली किट रैम का जो सिनेरियोज होता है कि किट रैम सेम बैच में तैयार होते हैं। दुनिया में कोई भी दोनों चीज़ एकदम पूरी तरीके से आप आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, कोई ना कोई डिफरेंस उसके अंदर रहेगा। लेकिन जो किट रैम होता है ये सेम बैच में प्रिपेयर होने के दौरान इनके रेटेड वोल्टेज जो है वो तो एकदम से सिमिलर होते ही है। एंड रेटेड वोल्टेज की भाई यहाँ पे बात करें तो 1.35 वोल्ट होता है, लेकिन 1.35 के बाद भी बहुत सारे डिजिट होता है जो कि हम लोग नहीं देखते हैं, एंड जो कि एक्चुअल एग्जिस्ट करता है लेकिन बायोस में हम लोग को दिखता नहीं है वो चीज़, तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, 1.356 है या फिर 1.351 है, वो भी मैटर करता है, लेकिन उसको हम लोग देखते नहीं। तो जो किट रैम होते हैं उसके अंदर भाई रेटेड वोल्टेज पूरी तरीके से सेम होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि 1.35 या फिर उसके बाद भी जो डिजिट है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर्स होता है। तो वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होता है, साथ ही में जो लेटेंसी नंबर है वो तो आइडेंटिकल होता ही है। अब यहाँ पे भाई बात करें लेटेंसीज की, तो लेटेंसी हम लोग 4 लेटेंसी को देखते हैं, लेकिन बायोस में बहुत सारे लेटेंसीज होता है। उन नंबर को हम लोग नॉर्मली नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसके अंदर क्या लेटेंसी है, क्या कौन देखने जाएगा भाई, डुअल चैनल में काम कर रहा है तो भाई रहने दो। लेकिन वो जो मैंने बोला कि 1-1.5 महीने के बाद हो सकता है आपको एक आध बार देखने को मिल जाए ब्लू स्क्रीन एरर, ठीक है, डिपेंड करता है ना चीज़। तो ये चीज़ भी डिपेंड करता है कि बाकी जो लेटेंसी नंबर है वो भी एक दूसरे से सिमिलर हो। तो एक किट रैम के अंदर वो बाकी जो लेटेंसी नंबर है वो भी आपको काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा किट रैम के जो दोनों मॉड्यूल है उसके अंदर। तो दैट इज़ वाई इनके प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होता है, बहुत ज़्यादा इन दोनों के अंदर कंपेटिबिलिटी होता है।
कंपनी वाले आपको खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जो दो रैम मॉड्यूल हम लोग बेच रहे हैं किट रैम के रूप में, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं मार्केट में कि कौन सा रैम, भाई ये वाला रैम मुझे खरीदना है इसके मतलब तुमको खुद से रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी वाले खुद तुमको ढूंढ के वो दो रैम स्टिक प्रोवाइड करते हैं कि इनके भाई तुम चलाओ, डुअल चैनल मस्त रैम है, एकदम सब कुछ कंफर्टेबल है। तो उस चीज़ के लिए भी भाई तुमको पैसा देना पड़ता है कंपनी वालों को कि भाई लो तुम एक्स्ट्रा 500 रुपये, एक्स्ट्रा 600 रुपये रखो, एंड मुझे रिसर्च नहीं करना पड़ा है, मुझे खुद से देखना नहीं पड़ा कि कौन सा रैम है कौन सा रैम नहीं। तो इसके लिए भी आप किट रैम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करते हो। एंड उस सिचुएशन में बात करें इन फ्यूचर ब्लू स्क्रीन या फिर BSOD एरर की, तो वो भी काफ़ी हद तक चांसेस उसके कम हो जाते हैं। मतलब आप 0 के बराबर पकड़ सकते हो, जो कि नॉर्मल रैम के साथ 0 के बराबर तो नहीं होता, बट वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होता है, मतलब बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी, लेकिन रहता है एक छोटा सा पॉसिबिलिटी। इन सब चीज़ों को एक साथ मिला जुला के अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा 500 से 600 रुपये या फिर 1000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसके अंदर वो एकदम से पानी में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आपके पैसे काम पे ही आ रहा है, ठीक है, अगर आप किट रैम खरीद रहे हो तो। लेकिन अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ब्रांड अलग अलग ब्रांड के जो रैम है उसको ईजिली पेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो, मिलता है आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हेल्दी गेमिंग।